हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा था। और जैसा कि आप सबको पता होगा, क्लास 9 की एनसीईआरटी अपडेट हो गई है और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही कंसेप्चुअल हो गई हैं। तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा हर कंसेप्ट को। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कोशिश की थी कि चीज़ों को बेसिक से समझा जाए, रिलेट किया जाए। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले उस वीडियो को आप जाके देखें, और उसके बाद इस वीडियो में आपका फ्लो बन पाएगा। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने साइंस का इंट्रोडक्शन करा था कि साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में जाना था, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स देखे थे। साइंस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस स्टेप्स को हमने देखा था। इसके अलावा साइंस और नेचर के बारे में पढ़ा था कि साइंस और नेचर कैसे रिलेटेड हैं, कैसे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा था कि साइंटिफिक मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, जो भी थ्योरी होती है, मॉडल्स होती है, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने साइंटिफिक मॉडल्स के स्टेप्स देखे कि उनको बनाने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि साइंटिफिक मॉडल्स को बनाने के लिए कुछ चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना होता है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, हमारे गिवन प्रॉब्लम के हिसाब से हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं और कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और इससे आगे की चीज़ें हम इस स्लाइड में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको लास्ट वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक कि साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में ही कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि साइंटिफिक मॉडल्स जो हैं ये रैंडम नहीं होते हैं। रैंडम कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं से कुछ भी उठा के रख दो और कोई सीक्वेंसिंग नहीं हो और उसमें कोई सेंस नहीं बने, फिर भी उसको आप मॉडल बना दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस में जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे एक लॉजिक, एक वजह होती है, और दे आर द रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग। आप देखो, बहुत केयरफुल तरीके से प्लान करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार, कई एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। कई बार साइंटिस्ट फेल भी होते हैं, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ईयर्स ऑफ नॉलेज। अगर कोई नॉर्मल पर्सन चाहे कि हम एक दिन में मॉडल बना दें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए उसको जो नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर नहीं है। तो साइंटिस्ट के पास ईयर्स ऑफ नॉलेज होता है, वो अपनी केयरफुल प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके एक नया मॉडल बनता है। तो साइंस में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इवन आप फोर्स की यूनिट, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो ये भी कोई रैंडम चीज़ नहीं है, बहुत ही डिसाइड करके और बहुत ही प्रेसाइज तरीके से इसमें फोर्स की यूनिट को न्यूटन बनाया गया है। इंटरनेशनल मीटिंग हुई इसके ऊपर, सब लोग एग्री हुए कि भाई फोर्स और फोर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, इसको देने में न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स की यूनिट को न्यूटन रखेंगे। तो आप देख रहे हैं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। अब जो साइंटिफिक मॉडल्स है, ये कैसे बनाते हैं, हम एक बार स्टेप्स को रिकैप कर लें। सबसे पहले आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। लेट अस सपोज आपने पूछा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। उसके बाद आप प्लान करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक साइंटिस्ट करता है। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को नीचे थ्रो करके देखा या हमने हवा में छोड़ के देखा। उसके बाद जो हमें डेटा मिला, उस डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब होता है विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना, उसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करना, मतलब उसको अच्छे से पढ़ना, स्टडी करना डेटा को। उसके बाद आपका मॉडल बन गया। उस मॉडल को आप टेस्ट करेंगे कि मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं, और समय के साथ सबसे ज़रूरी चीज़, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि हर साइंटिफिक मॉडल में समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ये साइंटिफिक मॉडल्स के बारे में हमने देखा कि ये रैंडम नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देखो कि जो लाइट की स्पीड है उसको हम सी लिखते हैं। आपने भी पढ़ा नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि नॉर्मली हम स्पीड लिखते हैं तो उसको वी लिख देते हैं या एस लिख देते हैं स्पीड के लिए। लेकिन सी का क्या लॉजिक बनता है? सी का ये लॉजिक बनता है कि जो लाइट की स्पीड है, ये इस वर्ड से बनाई गई है जिसका नाम है सेलेरिटस। ये इंग्लिश का नहीं है, दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है। तो सेलेरिटस जो है, इसका मतलब होता है स्पीड, और सेलेरिटस का जो शुरू का अल्फ़ाबेट है वो सी है, इसलिए लाइट की स्पीड को सी रखा गया। आपको पता है लाइट दुनिया में सबसे तेज चलती है, लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की नहीं है। इसकी स्पीड कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई थिंक एक जीरो इसमें ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा स्पीड है। और ये एक स्पेशल क्वांटिटी है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। इस वजह से इसको हमने एक स्पेशल लेटर से डिनोट किया है जिसका नाम है सी। सी फॉर सेलेरिटस। तो आप देख रहे हैं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक काम कर रहा है, रैंडम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हमने साइंटिफिक मॉडल के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें। हमारे पास है एसआई यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज।
क्वांटिटीज आपको पता है क्या होता है, क्वांटिटीज जो होती है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप नंबर में लिख सकें, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास, तो किसी ऑब्जेक्ट के मास को आप कैसे लिखते हैं, 5 kg 10 kg, तो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम क्वांटिटी बोलते हैं। और हर क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है। एसआई जो है वर्ड, ये एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टेमा इंटरनेशनले, जो फ्रेंच वर्ड है, आप इसको सीधा करके पढ़ेंगे इंग्लिश में तो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। मैंने आपको बताया है कि हर क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी चीज़ की आपने लेंथ मेजर की और आपने लिख दिया 20 है लेंथ, तो मीनिंगलेस रहेगा, क्योंकि 20 के साथ ना तो आपने सेंटीमीटर लगाया, ना ही मीटर लगाया, ना ही किलोमीटर लगाया। तो हर क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। अब जैसा आप लेंथ में देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकती है। लेंथ की यूनिट हम सेंटीमीटर में भी कभी मेज़र करते हैं, कभी मिलीमीटर करते हैं, कभी किलोमीटर करते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न होती है। तो हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने डिसाइड कर लिया कि अभी के बाद लेंथ जो भी मेज़र करेंगे वो मीटर में करेंगे। तो लेंथ की ऐसा यूनिट को हमने बना दिया, इंटरनेशनल यूनिट को मीटर, और उसका सिंबल हमने बनाया एम। सिमिलरली मास का हमने बना दिया किलोग्राम, और किलोग्राम का हमने बनाया केजी। टाइम का हमने बनाया सेकंड, सेकंड का हमने बना दिया एस। तो ये यहाँ पे तो 3 ही लिस्टेड है, लेकिन और भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी यूनिट हमने फिक्स की थी। टोटल 7 क्वांटिटीज़ होती है, लेकिन वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। और ऐसा यूनिट जो है उस पर लोग यूनिवर्सली एग्री करते हैं, पूरी दुनिया के लोग उसको मानते हैं, तभी उसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम है। और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है। कोई भी कहीं भी अगर मेजरमेंट करता है तो वो इसी सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में चलता है, स्टैंडर्ड है, समय के साथ जगह के साथ बदलता नहीं है। अब पहले लोग क्या करते थे कि अपने हाथ से, अपने पैर से, बॉडी पार्ट से लेंथ को मेज़र करते थे, लेकिन बॉडी पार्ट की लेंथ तो सबकी अलग अलग होती है, हाथ की लंबाई सबकी अलग अलग होती है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने इंटरनेशनल सिस्टम बना रखा है, और उसके अंदर फिक्स्ड वैल्यूज़ बना रखी है कि 1 मीटर कितना होगा, 1 किलोग्राम कितना होगा, और 1 सेकेंड कितना होगा, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग बॉडी पार्ट का यूज़ करते थे वो इनकरेक्ट था, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने एसआई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया है। एसआई क्या होता है आपको पता चल गया, क्वांटिटीज़ क्या होती है जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकें। और यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैंने यूनिट्स को लिस्ट किया है, जो आपको आगे काम आएंगे। अब लेटर सपोज आपको अगर कहीं पे मास की यूनिट लिखनी हो, मास मेज़र कर रहे हो आप, 20 किलोग्राम की जगह गलती से 20 ग्राम लिख दो, सोचो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। 20 किलोग्राम मतलब 20,000 ग्राम, और उसको आपने 20 ग्राम लिख दिया, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो साइंटिस्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब वो कैलकुलेशंस करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, तो ऐसा यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें भी आगे से ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में आंसर आए तो उसमें ऐसा यूनिट मेंशन करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है, जब से हमने शुरू किया है ये चैप्टर तब से हम लॉ के बारे में, थ्योरी के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती है। तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझ लेते हैं, ऐसे समझेंगे कि तीनों में डिफरेंस आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप बस नोट्स को फॉलो करें, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आती रहे। तो हम शुरू करते हैं गाइस। देखो, साइंटिफिक लॉ क्या होता है, लॉ किसको बोलते हैं हम, साइंस में लॉ क्या होता है। लॉ हमें बताता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है ना, ये बताएगा क्या होता है ना, मतलब जो हो रहा है उस फेनोमेनन के बारे में बताएगा। इट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैपेंस। ये कैसे, साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पे। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, जैसे हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो हर साल में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है। हर साल हम देखते हैं कि गर्मी के बाद बरसात, सर्दी का मौसम आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है और हर साल के लिए ये ट्रू है। तो ये एक लॉ बन गया कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है और हर साल में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके अलावा जो लॉ होता है, ऑलवेज ट्रू अंडर सेम कंडीशन। अगर सेम कंडीशन में हो तो लॉ हमेशा ट्रू होगा, लेकिन अगर आप कंडीशंस को बदल दो, जैसे अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट ले लो, तो आपका टाइम बदल जाएगा, एक साल वहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। तो अगर सेम कंडीशन की बात करें तो उसमें लॉ हमेशा सेम रहता है, और लॉ को जनरली फॉर्मूला फॉर्म में भी लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इसमें ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं। सबको पता है कि हवा में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे v = u + at। इस तरीके से आप पढ़ेंगे आगे मोशन में, जो हमारा आगे चैप्टर है उसमें 3 फॉर्मूले इसके दिए गए हैं ग्रेविटी के। तो ये तीनों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है,
तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या किया, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन किया, एक ही चीज़ को बार बार नोट किया कि किसी सर्किट में बैटरी जितनी बड़ी रहेगी करंट उतना ज़्यादा रहेगा, और फिर उन्होंने अपना लॉ दिया। उस लॉ को मैथमेटिकली उन्होंने फॉर्मूला फॉर्म में भी दे दिया, V इक्वल टू आई आर। अब इसमें V क्या है, I क्या है, R क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे, पर यहाँ हम लॉ के एग्जाम्पल समझ रहे हैं। हमें इन फॉर्मूलों में अभी डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले आगे के चैप्टर्स में खुद हमें पढ़ने हैं। तो लॉ क्या होता है, साइंटिफिक लॉ आपको समझ में आ गया। ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा, और ये रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है कि बार बार किसी चीज़ को देखा, एक पैटर्न पकड़ लिया, और ये सेम कंडीशन में हमेशा सेम ही रहता है, ट्रू रहता है, और इसको एक फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है ताकि याद रखना आसान हो। अब बात करें साइंटिफिक थ्योरी। लॉ ने तो हमें बताया क्या होता है, पर थ्योरी हमें क्या बताएगा, क्यों होता है, जो भी हो रहा है क्यों होगा, है ना, यानी आपको रीजन मिलेगा। यहाँ पे वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा था लॉ में, और थ्योरी में आपको रीजन मिलेगा। तो इट एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो हमें बताती है थ्योरी। और थ्योरी किस पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट पे और एविडेंस पे। विदाउट एविडेंस के तो साइंस में जगह ही नहीं मिलती, तो एक्सपेरिमेंट और एविडेंस के बेसिस पे थ्योरी बनाई जाती है। जैसे एटम की थ्योरी बनाई गई, तो उसमें कई सारी थ्योरीज आई, पहले जे थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर नील्स बोर ने दिया। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे अपने, और उन्होंने एविडेंस देखा, नया नया एविडेंस आया, तो पुरानी थ्योरीज गलत होती चली गई। तो जो साइंटिफिक थ्योरी है ये हमेशा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एविडेंस यानी प्रूफ के बेसिस पे दिया जाता है, और इसमें रीजनिंग मिलता है हमें कि किसी लॉ के पीछे का रीज़न क्या है। लॉ तो ये बताएगा क्या होता है, और थ्योरी ये बताएगी उसके पीछे रीज़न क्या है, यानी क्यों होता है। तो दोनों में क्या लिंक है, आप समझ गए कि लॉ एक छोटी चीज़ है, थ्योरी उससे थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, और थ्योरी लॉ को कंटेन करती है। और जो थ्योरी है वो नए डिस्कवरी के साथ बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एटम की जो थ्योरी दी गई थी, देखो एग्जांपल में है एटॉमिक थ्योरी, तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी जे थॉमसन ने। अब नई डिस्कवरी हुई, इनकी थ्योरी गलत हो गई, तो दूसरी थ्योरी दी रदरफोर्ड ने। आगे बच्चों हमें ये सिलेबस में पढ़ना भी है ये सारी थ्योरीज के बारे में। उसके बाद इनकी थ्योरी भी गलत हो गई, तो फिर आए नील्स बोर, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। बाद में इनकी थ्योरी में भी कुछ गलती निकल गई, तो नेक्स्ट थ्योरी आई। तो ऐसे ही थ्योरीज समय के साथ नए एविडेंस के साथ बदलती रहती है। जैसे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि इंसान जो है एप से कैसे ह्यूमन बना, कैसे ब्रेन डेवलप हुआ, कैसे टेक्नोलॉजी आई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साइंटिफिक थ्योरी में आती है, क्योंकि ये किसी प्रोसेस को बेसिक से लेके लास्ट तक समझाती है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, प्रूफ, इन सब के बेसिस पे उसको समझाती है। तो साइंटिफिक थ्योरी हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे देखें हम, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कैसे इसको उपयोग करें। देखो लॉ ने बताया क्या होता है, थ्योरी ने बताया क्यों होता है, और प्रिंसिपल बताता है कि रियल लाइफ में उसका यूज़ क्या है। तो ये जो बेसिक रूल है, ये जो रियल लाइफ में यूज़ होता है उसके बारे में बताएगा, और ये या तो लॉ से बनाया जाता है या तो थ्योरी से बनाया जाता है। जो प्रिंसिपल्स हैं ये लॉ या थ्योरी से ही बनाए जाते हैं, और ये एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। तो जैसे मान लो हम एरोप्लेन देखते हैं, तो एरोप्लेन जो उड़ता है उसके पीछे भी एक प्रिंसिपल काम करता है, उसका नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, अपने आप में एक थ्योरी है, और उसको अप्लाई करके हमने एरोप्लेन बना रखा है जो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल को, उसी थ्योरी को फॉलो करता है। जैसे आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ हमें ये बताता है कि जब जैसे पानी भरा हुआ है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आप आयरन का नेल डालते हो, लोहे की कील, तो ये नीचे डूब जाता है, लेकिन यही लकड़ी अगर आप वुड का एक प्लैंक डालते हो तो ये तैरता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लिक्विड में तैरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आपके घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक एनर्जी है, और थोड़ी देर बाद आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलने लगती है। तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। या आपने पंखा चलाया, तो पंखा जो मूव कर रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें बताते हैं कि लॉ और थ्योरी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रिंसिपल ही हुआ, क्योंकि हमारे रियल लाइफ से तो यही रिलेट कर रहा है। लेकिन विदाउट लॉ के, विदाउट थ्योरी के आप प्रिंसिपल को समझ नहीं सकते, तो इसलिए तीनों को सिक्वेंशियली जानना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, आप एक स्लाइड पीछे करके दोबारा देख सकते हो। आराम से सीखो चीज़ों को, अभी आपके पास बहुत समय है, और आपको ऐसे पढ़ना है चीज़ों को कि ऐसे नोट्स बनाना है कि आप पेपर टाइम पे उसको रिवाइज कर सको प्रॉपर तरीके से। जल्दबाजी में करोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे, ओवरऑल टाइम इतना ही लग जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग करके और फिर चैप्टर को कंप्लीट करना है।
अब थोड़ा सा देखें, जब हमने लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल पढ़ लिया तो हम देखें प्रेडिक्शन क्या होता है। प्रेडिक्शन कहने का मतलब है कि टेलिंग फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताना। अब देखो कितना फैसिनेटिंग हो गया है साइंस यहाँ पे कि आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले तो प्रेडिक्शन की परिभाषा पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो प्रेडिक्शन जो है ये रीजनड एक्सपेक्टेशन है। रीजनड एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसी उम्मीद, ऐसा एक्सपेक्टेशन जिसके पीछे एक रीज़न हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर ले कि हम एग्जाम में टॉप कर जाएं, नहीं। अगर हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो नॉलेज है, रीज़न है ये मानने का कि भाई हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, तब तो वो ठीक है, प्रेडिक्शन है। नहीं तो हम कुछ पढ़ नहीं रहे और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टॉप कर जाएं, तो ये रीजनड एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ। तो रीजनड एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब हुआ कि उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। और ये किस चीज़ का एक्सपेक्टेशन है कि व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, भविष्य में क्या घटना हो सकती है। और ये इसका बेसिस क्या होता है, साइंटिफिक एविडेंस, किसी चीज़ का प्रूफ, या फिर ऑब्जर्वेशन जो हमने पहले से देख रखा है, या फिर पैटर्न जैसे हम हर साल देखते हैं सीजन बदलता है, या फिर कोई लॉजिकल थिंकिंग है हमारी कि किसी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली नीचे ही गिरेगी। तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ एविडेंसेस, कुछ पैटर्न, कुछ थिंकिंग के बेसिस पे फ्यूचर की चीज़ें बताते हैं। अब हमेशा प्रेडिक्शन हमारा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर नियरली हमारा प्रेडिक्शन, अगर हमने अच्छा रीज़न यूज किया है, अच्छा एविडेंस यूज़ किया है, तो ज़्यादा चांस है कि हमारा प्रेडिक्शन जो है वो सही होगा, है ना। तो जो साइंटिफिक लॉज हैं, जो भी लॉ है, चाहे वो ओम का लॉ हो, चाहे वो न्यूटन का लॉ हो, या जो थ्योरी हमने पढ़ी तो थ्योरीज हो, या मॉडल्स हमने पढ़ा मॉडल्स हो, ये सब हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम पढ़ते ही इसलिए हैं भाई, हम साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें और हम आने वाले इवेंट्स के बारे में जान सकें। तो ये लॉ, थ्योरी, मॉडल्स, ये सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है। परफॉर्म करने से पहले भी बता देते हैं। जैसे मान लो कि न्यूटन ने तो एप्पल को पहली बार गिरा के देखा था कि ज़मीन पे गिरता है, पर आपको गिराने की ज़रूरत नहीं है, आप गिराए बगैर आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको वो थ्योरी पता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वो हैं प्रेडिक्शंस जो हम विदाउट एक्सपेरिमेंट के ही कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। जैसे बादल अगर आसमान में आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे बारिश होगी, ये एक प्रेडिक्शन है। क्यों? आपने पहले देखा हुआ है, पैटर्न है, बार बार बादल लगता है, बार बार बारिश होती है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर है, पैटर्न से आपको पता चल गया। एग्जाम्पल देखो, हाउ फार अ फुटबॉल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग किक्ड। अगर आपने किक किया या किसी और ने भी किक किया, आपने देखा कि उसने किस डायरेक्शन में किक किया, कितनी ताकत लगाई, तो आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बॉल कहाँ जाएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी। इसके अलावा किसी केमिकल रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, मान लो आप कार्बन को जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो आपके पास इसके लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पहले लोगों ने ऑलरेडी वो एक्सपेरिमेंट कर दिया है और आपके लिए फॉर्मूले बना दिए हैं। तो आप विदाउट एक्सपेरिमेंट के बता सकते हो कि अगर इतने कार्बन को जलाओगे तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। तो ये प्रेडिक्शन ही तो है। इसके अलावा अगर आप ब्रेड को बेक करते हो, ब्रेड को मान लो आप पकाते हो, तो उसकी सॉफ्टनेस क्या होगी, डिपेंड करेगा आपने कितनी देर पकाया है, किस चीज़ पे पकाया है, कितना टेम्परेचर था। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, सांसें फूलने लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस समय ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से कोई भी बता सकता है इस चीज़ को, ये एक प्रेडिक्शन है। और ये प्रेडिक्शन पहली बार जिसने किया होगा उसको तो पता नहीं होगा, उसने तो पैटर्न देखा होगा कि बार बार मैं दौड़ रहा हूँ और बार बार मेरी सांसें फूल रही है। इसका मतलब कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। तो ये सब जो है ये रीजनड एक्सपेक्टेशंस हैं और ये नियरली ट्रू हैं, है ना। इन सबको आप रफली गेस कर सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन रफली गेस कर सकते हो। तो ये प्रेडिक्शन है कि कब बारिश होगी। जैसे मौसम विभाग के बारे में आपको पता है कि मौसम विभाग पहले से ही बता देता है कि भाई क्या मौसम होने वाला है, कब बारिश होने वाली है। तो क्या है, प्रेडिक्शन ही तो है, लेकिन हमेशा सही भी नहीं होता वो, है ना। तो साइंटिफिक प्रेडिक्शन जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है प्रेडिक्शन की, यानी भविष्य जब हम बता देते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इसमें सिर्फ गेस वर्क नहीं होता कि कुछ भी गेस कर दो, एविडेंस होता है। जैसे सिर्फ आसमान में बादल देख के आपने ये नहीं कह सकते कि बारिश होगी। हवा कितनी चल रही है, टेम्परेचर कितना है, बादल किस तरह का है, कलर कैसा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये एविडेंस पे बेस्ड होता है हमेशा प्रेडिक्शन। इसके अलावा इसमें मेजरेबल डेटा का यूज़ होता है कि जैसे डेटा का यूज, जैसे कि मान लो विंड स्पीड कितनी है तो आप डेटा निकालोगे, उसमें टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, तो हर चीज़ को एक नंबर में, डेटा में मेज़र करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और कब तक होगी। और ये जहाँ भी हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें साइंटिफिक लॉ का और थ्योरी का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आप मान लो आप वही बिल्ली वाला एग्जाम्पल ले लो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, साइंस में इसके लिए कोई लॉ नहीं है।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम आगे जाएं तो हमारे साथ कुछ गलत ही हो जाए। होने को 1% चांस है कि हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई उसके लिए प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रेडिक्शन का कोई साइंटिफिक लॉ या थ्योरी के हिसाब से कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके अलावा हम प्रेडिक्शन को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि एप्पल नीचे गिरेगा, तो हम एप्पल को छोड़ के देख सकते हैं वो नीचे ही गिरेगा। अगर बादल है आसमान में और हमने कहा कि बारिश होगी, तो थोड़ी देर बाद बारिश होगी, हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही था। और ये जो प्रेडिक्शन होता है ये हमें नेचर को समझने में हेल्प करता है। कब भूकंप आएगी, कब बारिश होगी, कब थंडर एंड लाइटनिंग होगी, इन सारी चीज़ों से हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। हम नेचर के बिहेवियर को समझ पाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। जैसे मछलियों को या कुछ जो ओशन में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। कैसे पता चलता है? उन्होंने पैटर्न नोट कर लिया होता है, वो नेचर को समझ गए होते हैं। वो हमारी तरह कैलकुलेशन नहीं करते, पर ऑब्जर्व तो वो भी करते हैं, पैटर्न तो वो भी देखते हैं, तो उनको पहले पता चल जाता है। तो ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन के हमारे पास फीचर्स हो गए जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन मैटर क्यों करता है? हम क्यों प्रेडिक्शन करें भाई? जब हमारे पास लॉ है, थ्योरी है, हम सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शन क्यों हम करें? क्योंकि इससे हमें साइंटिफिक थ्योरीज में भरोसा बढ़ता है। अगर मान लो आपने किसी साइंटिफिक थ्योरी का यूज़ करके प्रेडिक्शन किया कि आज बारिश होगी और बारिश हो गई, तो आपका भरोसा जो है उस थ्योरी में बढ़ जाएगा कि हाँ भाई मैंने इस थ्योरी का यूज़ किया और ये बिल्कुल सही निकला। तो आपका भरोसा बढ़ता है साइंस में। और इससे क्या होता है, साइंटिस्ट को अपनी गलतियों का पता चल जाता है। मान लो कोई प्रेडिक्शन हमने किया, वो प्रेडिक्शन गलत निकल गई, इसका मतलब कि उस प्रेडिक्शन को करने के लिए जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी को हमें दूर करना होगा, तो हमें अपनी गलतियां मिल जाती है। और जब हमें प्रेडिक्शन हमारे सही हो जाते हैं तो हम और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम और नई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, नई डिस्कवरीज करते हैं, हम इंस्पायर होते हैं और ज़्यादा। और इससे हमारा वर्ल्ड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डीप हो जाता है, हम और अच्छे से दुनिया को, अपने आसपास को समझने लगते हैं। और समझने में फ़ायदा ये है कि समझने के बाद हम उसको यूज़ भी करने लगते हैं। आज से 2000 साल पहले इंसानों को पता नहीं था कोयला क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। आज इतना यूज़ हो रहा है कि कोयले की कमी हो रही है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने अपने नेचर को, अपने सराउंडिंग को समझ लिया है। तो ये धीरे धीरे साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो प्रेडिक्शंस क्यों मैटर करते हैं आपको समझ में आ गया। ये 4 पॉइंट्स हैं। प्रेडिक्शंस को हम चेक कैसे करेंगे, कौन सा प्रेडिक्शन सही है और कौन सा प्रेडिक्शन गलत है? कुछ तो मेजरेबल एविडेंसेस होंगे, कुछ प्रूफ होंगे, कुछ थ्योरी होगी जिसके बेसिस पे वो चेक किया जा सके कि हाँ ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, क्या वो थ्योरी करेक्ट है या नहीं है। दूसरी बात, पास्ट पैटर्न। अगर पिछली बार बादल थे और बारिश हुई थी, तो इस बार भी ज़्यादा चांस है कि बादल होने के बाद बारिश होगी, तो ये पास्ट का पैटर्न हो गया। और डेटा कलेक्शन, हमने शुरुआत से ही डेटा कलेक्ट करके रखा है हर इवेंट का। तो जैसे मान लो हमने डेटा कलेक्ट किया कि जब आसमान में कलर ऐसा हो जाए, इस कलर का हो जाए आसमान, तो बारिश होती है। तो अगर हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है और अगर सेम कलर अभी हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेटा यही कह रहा है कि बारिश होने वाली है। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत सालों में कलेक्ट करते हैं, बहुत मेहनत से कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा के बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रेडिक्शन सही है और कौन सा प्रेडिक्शन गलत है। तो आप जब थ्योरीज़ को पढ़ेंगे अपने कोर्स में, 9th में बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, तो आप भी कुछ फेनोमेनन, कुछ घटनाओं के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे, है ना। आपके अंदर भी साइंटिस्ट वाले स्किल्स आ जाएंगे अगर आप बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, राइट। अब थोड़ा सा आगे देखें, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है कि मौसम विभाग के बारे में पहले से बताना। आपको पता होगा कि मौसम के बारे में जो मौसम विभाग है न्यूज़ पे पहले से ही बता देते हैं। तो वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्टिंग द वेदर बिफोर इट हैपन्स। होने से पहले ही, बारिश होने से पहले ही, ओले गिरने से पहले ही बता दिया, तूफान आने से पहले ही बता दिया। किसके बेसिस पे? साइंटिफिक डेटा और पैटर्न के बेसिस पे, है ना। ये नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि इक्लिप्स हुआ तो ऐसा हो रहा है। जो सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, उनके लिए साइंस में कोई जगह नहीं है। तो साइंस में जो भी फॉरकास्टिंग होता है वो साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे होता है, पैटर्न के बेसिस पे होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अब सवाल ये है कि क्या वेदर फॉरकास्टिंग गलत हो सकता है, क्या ये रॉन्ग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वेदर जो है कई सारे चेंजिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसे? टेम्परेचर भाई बदल सकता है, प्रेशर भी बदल सकता है, ह्यूमिडिटी, जैसे कि हम कहते हैं कि गर्मी में जो उमस है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जो वाटर वेपर है एयर में बहुत ज़्यादा है, चिपचिपा मौसम हो रहा है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इसके अलावा विंड किस तरफ चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, और ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चेंज हो सकती है, ये 1 मिनट के अंदर चेंज हो सकती हैं। तो जब ये चेंज होगी, अगर इनमें टाइनी डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस भी आएगा, तो इसकी वजह से हमारा आउटकम बिल्कुल बदल सकता है। यानी हमने कहा था बारिश होगी और हो सकता है हवा चलने लगी तेज, बादल हट गए और बारिश नहीं होगी।
तो हमेशा वेदर फॉरकास्टिंग सही नहीं होता। इसलिए ये कुछ घंटों के लिए या कुछ डेज के लिए तो हम सही मानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट नहीं किया जाता। जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि 4 साल बाद भूकंप आएगा, ऐसा न्यूज़ पे बताया जा रहा है। क्यों? उनको पता नहीं है 4 साल में क्या बदल जाए। पर हाँ, कुछ घंटे में अगर बारिश आने वाली है तो ज़्यादातर चांस है कि मौसम के जो कंडीशंस हैं, ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है, ज़्यादातर चांसेस है कि सेम रहे। हाँ, कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है तब तो अलग बात है, तब तो तुरंत मौसम बदल सकता है। लेकिन अनलेस ऐसा नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि कुछ घंटे तक का हम वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपने समझा कि प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है आपका वेदर फॉरकास्टिंग, कि इसमें आप वेदर के बारे में पहले ही जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब साइंस जो है ये मिथ से अलग है। मिथ मतलब अंधविश्वास, कहानियां, है ना। और प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन भी अलग चीज़ है, मिथ भी अलग चीज़ है, लेकिन साइंस जो है इसमें तो प्रॉपर प्रूफ होता है। प्रेडिक्शन का देखो कोई प्रूफ नहीं होता। प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर साइंस जो है ये हमेशा, मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम साइंस जो है, जो थ्योरीज है, ये हमेशा हमें सही रिजल्ट देंगी। तो मिथ अलग चीज़ हो गई। जो साइंस के प्रेडिक्शंस हैं या जो साइंस में हमारे डेटा दिए जाते हैं, ये पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जो मिथ है, जो हमारे अंधविश्वास हैं, वो ट्रेडिशन पे, कहानियों पे बेस्ड होते हैं और इसका कोई टेस्ट नहीं होता। आपने बहुत सारे तरह की कहानी पढ़ी है, बिल्ली वाली कहानी पढ़ी है, आपने ये कहानी पढ़ा होगा कि इक्लिप्स के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, उससे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा मतलब लिटरली पॉसिबल नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। साइंस जो है हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन ट्रेडिशन जो बन गया वो बन गया। बिल्ली के रास्ता काटने का ट्रेडिशन आज से नहीं, सैकड़ों सालों से है, लेकिन फिर भी आज चल रहा है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसको बदल नहीं सकता। पर साइंस में बदलाव होता रहता है। तो देखो यहाँ डिफरेंस है। साइंस जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, साइंस को हम टेस्ट कर सकते हैं सही है या गलत है, और नए एविडेंस के साथ ये चेंज होता है, बदलता है, नए रूप लेता है। लेकिन मिथ जो है, जो अंधविश्वास है, ये स्टोरीज पे, कहानियों पे बेस्ड होता है, इसको कोई टेस्ट नहीं कर सकता। अब वो कितने साल पहले कौन सी कहानी हुई, हम ऐसा तो नहीं कि पास्ट में जाके चेक करेंगे, तो उसका कोई टेस्ट नहीं है और ये फिक्स रहती है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता समय के साथ। तो आपको समझ में आ रहा है कि साइंस क्या चीज़ होती है और मिथ क्या चीज़ होती है। तो कई लोग मिथ को साइंस समझ लेते हैं। तो आपको हर चीज़ को लॉजिकली पूछना है खुद से कि क्या इसके पीछे कोई थ्योरी है, कोई लॉजिक है। अगर लॉजिक नहीं है तो वो चीज़ गलत है, फिर आप साइंस उसको अलाउ नहीं करता। भले ही लोग मानते हो, लेकिन साइंस अलाउ नहीं करता। तो अब यहाँ हमारा थोड़ा सा नया वाला टॉपिक शुरू हो जाता है, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। आप किसी चीज़ को अप्रोक्स आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब वही बात है, ये एग्जैक्टली ट्रू तो नहीं है, लेकिन हमें रफली आइडिया दे देता है। एक कम समय में एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो एस्टिमेशन कैसे करते हैं और एस्टिमेशन में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, पर उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी की वीडियो में यहीं तक करते हैं। इन टॉपिक्स को आप रिवाइज़ करें, इसके नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस करें, और अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।